अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बताया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से जो सभी अवशेष प्राप्त हुए हैं वे इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हड़प्पा नगर सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यधिक प्रगतिशील था। यह भी निश्चित है कि उसका मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। स्वाभाविक सी बात है, जहां कृषि हो रही है तो उसको बिक्री करने के लिए बाजार की जरूरत पड़ती है। वह हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार भारत में ही नहीं विदेशों में भी था। अब हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन को निम्न रूप से बांट करके अलग अलग रूप से देखने का प्रयास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का यह जो आर्थिक व्यवस्था जो थी वो कुछ पे आधारित था, जैसे सर्वप्रथम कृषि के ऊपर, उसके बाद पशुपालन, फिर उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, इसके बाद हम लोग देखते हैं वित्तीय प्रणाली को। जो व्यापार है इसको भी हम लोग दो भाग में बांटेंगे, आंतरिक व्यापार बाह्य व्यापार। जब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कि उन्होंने कृषि का भी अपना योगदान लिया है, पशुपालन भी किए, कुछ उद्योग भी लगाए, व्यापार वाणिज्य भी किए, साथ ही साथ इनकी कुछ अपनी वित्तीय प्रणाली भी थी। अब फिर हम इसे एक एक कर अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कृषि को। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान है। यहाँ के लोग जो थे वो दो फसलों की खेती करते थे, हल का प्रयोग करते थे। फसलों में विविधता इन्हीं की देन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि जो विभिन्न स्थलों से हमें जो प्राप्त हुआ है उसमें गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास और बाजरा पैदा करते थे। यहाँ की कृषि जो है वो है गेहूं, जौ, राई। उसके बाद हम लोग देखते हैं मटर, तिल, सरसों, साथ ही साथ चावल और कपास एवं बाजरा। इसकी खेती वे लोग क्या करते थे। इतने महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन तो किया करते थे, लेकिन पूरे सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से हमें फावड़ा या फाल का साक्ष्य नहीं मिला है। अब तक ये लोग हो सकता है लकड़ी का ही हलों का प्रयोग करते होंगे। कालीबंगा से जुते हुए खेत, कालीबंगा से जुते हुए खेत,
हुए खेत, इसका प्रमाण मिलता है। याद रखेंगे कि यह जो है 66 में बीपीएससी की आई हुई क्वेश्चन है, जिसमें यह पूछा गया था जुते हुए खेत का साच किस जगह से प्राप्त होता है। दूसरा चीज हम देखते हैं बनावली, जहां से हमें मिट्टी का हल का साच मिला है। मिट्टी के हल का साच हमें मिलता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, ये 3 ऐसे स्थान हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जहां से हमें अन्नागार का साक्ष्य मिलता है। उस समांतर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उर्वरकों और नहरों का प्रयोग नहीं करते थे, कारण कि इसका प्रमाण हमें कहीं से नहीं मिलता है। हालांकि अफगानिस्तान में एक जगह है सुर्तघोई, सुर्तघोई से हमें नहर के कुछ प्रमाण मिले हैं। सुर्तघोई से नहर का प्रमाण हमें मिलते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग नहरों का प्रयोग करते थे, परंतु ये लोग जल संग्रह करते थे। जल संग्रह करने का इनका तरीका था बांधों का निर्माण करना। वह बांध नदियों के ऊपर होता था, जिसका हमें साक्ष्य मिलता है धौलावीरा से। धौलावीरा से हमें बांध का साक्ष्य मिलता है। अगर आप लोग मोहनजोदड़ो पिक्चर देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि बहुत बड़ा बांध का निर्माण किया जाता है, वह निर्माण टूट जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होती है। तो अर्थात कि वहां बांध बना रहा है, यही बांध जो पानी जमा करते थे लोग, उस पानी से सिंचाई का काम ये लोग करते थे। धान की भूसी लोथल और रंगपुर से हमें प्राप्त होता है। लोथल, रंगपुर से हमें धान की भूसी, चावल के साथ हमें नहीं मिले हैं, लेकिन धान की भूसी का साथ हमें मिलता है। इससे स्पष्ट हमें पता चलता है कि उस समय के लोग अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा से हमें और भी साक्ष्य मिले हैं, वह मिलता है मटर का, तिल का। कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। इसीलिए यूनानी साहित्य में कपास को सिंडोम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जिसकी उत्पत्ति सिंध प्रांत में हुई। इसके बाद हम लोग अब आते हैं पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन भी क्या करते थे, जिसमें विशेष कर करके बैल, भैंस, उसके बाद है बकरी, सूअर, भेड़। बकरी, सूअर और भेड़, इसका प्रमाण हमें मिलता है। गाय से लोग परिचित तो थे, क्योंकि बैल है तो गाय होना स्वाभाविक है, लेकिन इतना आप लोग याद रखेंगे कि गाय का साक्ष्य हमें कहीं से भी नहीं मिला है। ये लोग कुत्ता, हाथी और गैंडा, कुत्ता, हाथी, उसके बाद गैंडा, इससे भी ये लोग परिचित है। आपको पता होगा कि यह कुत्ता जो है ये पाषाण काल से ही मनुष्यों के साथ चला है, तो स्वाभाविक है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी कुत्ते से अच्छी तरह से परिचित हैं। यहां आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है कि जो हमें
महत्वपूर्ण या प्रिय पशु के रूप में जो मिला है वो है कुंवरदार बैल, या इसको हम बोलेंगे वृष। सबसे महत्वपूर्ण पशु, यह जो है सबसे महत्वपूर्ण पशु है जिसका साथ हमें मेल मूर्तियों, मोहरों इत्यादि पे मिलते हैं। इसको लोकप्रिय भी कहते हैं हम पशु। कुछ और भी हैं पशु पक्षी, जैसे बंदर, खरगोश, हिरन, मोर, मुर्गा, तोता, उल्लू के अवशेष हमें मिले हैं। यह अवशेष हमें मिलते हैं खिलौने के रूप में, मूर्तियों के रूप में। शुद्ध कोदना, यहां से हमें घोड़े का साथ मिला है, घोड़े का साथ। लेकिन याद रखेंगे कि शेर का प्रमाण आपको कहीं से भी नहीं मिलता है। राणा घुंडई से आपको घोड़े का जबड़ा का प्रमाण मिलता है। नेसरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां से हमें पशुशाला का प्रमाण मिलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अब उद्योग के ऊपर। उद्योग, संगम निवासी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शिल्पों और उद्योग धंधों से में भी काफी रुचि लेते थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का प्रचलन था, जैसे खुदाई से प्राप्त कटाई बुनाई के उपकरण, इसमें है तकली और रुई। इसका जो प्रमाण मिलता है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि इस समय कपड़ा बुनने का काम होता था, यानी कपड़ा उद्योग था एक प्रमुख उद्योग के रूप में। दयाराम साहनी ने चांदी का एक कलश प्राप्त किया है। उस कलश में कपड़े का टुकड़ा तथा मायके को अनेक ऐसे वस्तुएं मिले हैं जिसमें कपड़े के अर्थात कह सकते हैं कि धागे लपटा हुआ मिला है। शाल और धोती के निवासियों का यहाँ का शाल और धोती यहाँ के निवासियों का प्रमुख वस्त्र था, जिसका निर्माण यहाँ के कारीगरों के द्वारा किया जाता था। मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है। यह जो है तिब्बतिया अलंकरण से युक्त है। कहने का तात्पर्य है कि वहां के बुनकर जो थे वो वस्त्रों पर कढ़ाई का भी काम करना जानते थे। रंगे हुए बर्तन का पता चलता है, अर्थात सिंधुआ से रंगाई से भी परिचित है। चाक का मिट्टी का बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्राओं का निर्माण करना, आभूषणों का निर्माण करना इत्यादि कुछ अन्य भी उद्योग धंधे थे। धातु में ये लोग सोना, चांदी, कांसा तथा शीशा का प्रयोग करते थे, कारण कि उनको इनका अच्छी तरह से ज्ञान था। इसे विभिन्न प्रकार के आभूषण और उपकरण भी बनाते थे लोग। चांदी के न केवल आभूषण अपितु बर्तन भी बनाते थे, जिसका हमें प्रमाण मिलता है, किंतु सोने का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। खुदाई से हमें तांबे और कांस के उपकरण अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसका प्रयोग घरेलू तथा कृषि संबंधी अन्य उपकरण बनाने में, शस्त्र में, बर्तन, कड़ाही, प्रसाधन सामग्री इत्यादि प्रमुखता से हमें यहां से साक्ष्य मिले हैं। अब देखेंगे हम कि इस समय के लोग अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे तथा कांसे का प्रयोग मानव एवं पशु की मूर्तियों बनाने में भी बहुत किए हैं। लकड़ी के वस्तुओं से पता चलता है कि ये लोग बरहगिरी का भी काम जानते थे, अर्थात कि ये लोग बरहगिरी का भी व्यवसाय करते थे। कारण है कि पहिए का निर्माण कराना,
बैलगाड़ी का जो हमें साक्ष्य मिला है उसमें पहिया लगा हुआ है, तो निश्चित है कि वो लोग पहिए का निर्माण करते होंगे। साथ ही साथ तख्ता के कई अवशेष हम लोगों को वहां से प्राप्त होता है। संदेहभाषी जो भी हैं वो भवन अपना जो बनाते थे वो पक्की ईंटों का निर्माण करते थे। अरे प्रसिद्ध भी है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईंट निर्माण के लिए। इससे हम कह सकते हैं कि ईंट निर्माण का जो क्षेत्र में ये लोग काफी उन्नति कर चुके थे, जितना कि मेसोपोटामिया के लोग नहीं किए थे। कारण है मेसोपोटामिया के सुमेरु सभ्यता से हमें जो साक्ष्य मिला है ईंट का, वह कच्चे ईंट का है, लेकिन सिंधुभाषी पक्के ईंटों का प्रयोग करते थे, यानी उससे विकसित अवस्था में थे। संदेहभाषी देखेंगे कि इन लोग कुछ ऐसे नगर का भी निर्माण किए हैं जहां की उन उद्योगों के लिए ही प्रसिद्ध हो गए थे। जैसे चूड़ी उद्योग का प्रमाण हमें मिलता है कालीबंगा और चाहुंद्रो से, मनका उद्योग का हमें मिलता है लोथल और चाहुंद्रो से खेलखरी मुहरें मिलती है, तथा चट के बटखारे भी तैयार यहाँ किए जाते थे। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं उद्योग धंधे और उसका केंद्र कि जहां कहां से क्या प्राप्त हुआ है। बर्तन उद्योग हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक उसका प्रमुख केंद्र था जहां से बर्तन उद्योग का निर्माण किया जाता था। धातु उद्योग में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मनका उद्योग के लिए चाहुंद्रो और लोथल, उसी तरह से चूड़ी उद्योग कालीबंगा चाहुंद्रो, कांस का सामान का प्रयोग होता था यानी कि बनाने का जो काम करता था लोग वो मोहनजोदड़ो से। ईंट निर्माण हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के करीब करीब सभी जगहों से हमें प्रमाण मिलते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां से हमें ईंट निर्माण का साक्ष्य ना मिला हो, ऐसा हम कह सकते हैं। हाथीदांत लोथल से, प्रसाधन सामग्री चाहुंद्रो और मोहनजोदड़ो से, सीप उद्योग बालाकोट से, मूर्ति का निर्माण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से इत्यादि ऐसे स्थल हैं जहां से स्पेशल यानी कि विशेष रूप से उन उद्योगों को स्थापित किया गया था जहां से इनका निर्माण कराया जा सकता था। इसके बाद हम लोग अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य के रूप में। हड़प्पा सभ्यता चूंकि एक नगरीय सभ्यता है। अब हम लोग आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा वासी का व्यापार जो था वो आंतरिक और बाह्य दोनों किया करते थे। इनका जो था आंतरिक व्यापार यह आंतरिक व्यापार होता था स्थलीय मार्ग से, स्थलीय मार्ग। वहीं आप देखेंगे इसका बाह्य व्यापार, यह बाह्य व्यापार जो था वह है स्थलीय साथ साथ जलीय। यह दोनों ओर से करते थे लोग, स्थल से भी जाया करते थे और जलीय मार्ग से। मेसोपोटामिया में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमाण मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार निम्न स्थानों के साथ या निम्न स्थानों के साथ होता था। सबसे पहले मेसोपोटामिया को हम देखेंगे, उसके साथ हम देखते हैं कि फारस की खाड़ी के जो देश थे उसके साथ भी होते थे। चांदी लोग यानी चांदी का जो होता था वो होता था ईरान से, ईरान, अफगानिस्तान, इसके साथ मेसोपोटामिया से लाते थे लोग तांबा, मेसोपोटामिया
से ये लोग मंगाते थे, खास कर करके तांबा। तांबा आपको देखेंगे कि खेतरी जो राजस्थान में है, यहां से भी ये लोग प्राप्त करते थे। बलूच से भी, यानी बलूचिस्तान से भी ये लोग तांबा को मंगाते थे। टीन को अगर हम देखेंगे, कारण कि ये लोग कांसा जब बनाना स्टार्ट किए तो निश्चित है कि टीन की जरूरत पड़ी। ये लोग मंगाए हैं अफगानिस्तान, ईरान। खेलखरी जो मंगाते थे वो बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। वहीं हम देखेंगे कि हरित मणि, जो हरित मणि है वो दक्षिण भारत, शंख एवं कौड़ियां सौराष्ट्र से यानी गुजरात से, और साथ साथ दक्षिण भारत से भी मंगाते थे। शिलाजीत के जब हम देखते हैं कि लोग शिलाजीत का जो प्रयोग कराते थे अपने यहाँ, वो हम मंगाते थे हिमालय क्षेत्र से। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से लाते थे। फिरोजा ईरान, लाजबार बदख्शा जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में है, मेसोपोटामिया से, गोमेद देखेंगे कि सौराष्ट्र से, इत्यादि स्थानों से ये लोग मंगा करके अपने यहाँ उसका नए सिरे से उत्पादन करते थे। मेसोपोटामिया के साहित्य में मेहुला शब्द का चर्चा आता है, जिसकी पहचान सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हुई है। सिमोरी का शासक अर्थात कि सुमेरियन शासक कहता है कि हमारा व्यापार दिलमून, जो वर्तमान में बहरीन है, मगन मकरान का क्षेत्र के साथ है। साथ ही कहता है कि मेहुला के जहाज हमारे यहाँ लंगर डाले हुए रहते हैं। अब मेहुला का सिंधु का जो पहचान हुआ है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में हुआ है। इसके साथ देखेंगे कि स्फटिक दक्कन की पठार से, उड़ीसा से, बिहार से, एस्टेराइड ईरान से, सलेट कांगड़ा से जो हिमाचल प्रदेश में है, सीसा ईरान, राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान से मंगाया करते थे। नीलरत्न बदख्शा जो अफगानिस्तान में है, उस जगह से ये लोग मंगाते थे। अब हम आते हैं यहाँ के बंदरगाह के ऊपर। बंदरगाह चूंकि बाहरी व्यापार है, ये लोग जलीय मार्ग से भी करते थे, तो बंदरगाह होना जरूरी था। बंदरगाह का साक्ष्य हमें मिलता है लोथल से, सुतकोटदा से, ये दो ऐसे स्थान हैं जहां से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। जब इतनी महत्वपूर्ण इन लोगों का व्यापार था तो कुछ वित्तीय प्रणाली भी रही होगी। तब आते हैं हम लोग देखते हैं वित्तीय प्रणाली के ऊपर। प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में देखेंगे हम लोग कि वहां सिक्कों का प्रचलन नहीं हुआ है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सिक्के नहीं बनाते थे, परंतु ये लोग वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। यानी कि लेन देन जो संभवतः हो सकता है कि वस्तुओं को दे करके ले करके करते थे। इन वस्तुओं को पहचान के लिए ये लोग मुहरे अर्थात सील का प्रयोग करते थे। जहां हम देखते हैं कि अंतर्देशीय व्यापार बैलगाड़ी से होता था, जिसका साक्ष्य हमें हड़प्पा और चाहंदरों से मिलता है। वहीं बाह्य व्यापार नाव के द्वारा किया जाता था, जिसका साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपनी खुद की वजन और माप प्रणाली विकसित की थी, जो 16 के गुणक पर आधारित था। मोहनजोदड़ो से सीप एवं हड़प्पा से तांबे का मापदंड भी मिला है। बाट इनका घनाकार होता था। आज भी हम लोग देखते हैं कि 1 रुपये को हम लोग 16 आना में मानते हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो हमें दे करके गई है 16 का मानक, वो आज भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका मुख्य आधार व्यापार और वाणिज्य था। और इस सभ्यता की दशा इस बात की ओर इंगित करती है कि व्यापार संतुलन
हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। यह था हमारा हड़प्पा सभ्यता के ऊपर आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक प्रयास। उम्मीद है कि आप लोगों को यह ब्लॉग पसंद आएगा। जो हमारे ब्लॉग पे नए आए हैं और सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटे को बजा देंगे, लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलेंगे। अगर आप लोगों के पास किसी तरह का कोई प्रश्न होगा तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, मैं आप लोगों को उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के ऊपर कुछ प्रकाश डालने का कोशिश करेंगे।